इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अरावली संरक्षण पर विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है और खनन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जहां अरावली की रक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है, जबकि विपक्ष गलत जानकारी फैला रहा है। भूपेंद्र जी यादव साहब ने, आप जब अशोक गहलोत शासन में थे तो प्रस्ताव तो उन्हीं का ही था ना, वो अपने प्रस्ताव को क्यों नहीं देखते हैं? और अब तो हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र जी यादव साहब ने पूरा क्लियर किया है, प्रतिबंध लगाया है। तो अब तो दिक्कत कोई भ्रम रहना भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत है भी नहीं। अरावली की रक्षा करना हमारा सबका दायित्व है। जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है अभी वो भ्रम फैला रहे हैं। वो तो ऐसा है, देखिए अब 2024 में नहीं फैलाया भ्रम कि संविधान खतरे में है, संविधान ये बदल देंगे, रिजर्वेशन खतरे में है। तो ये एजेंडा सेट करने के लिए कांग्रेस कई बार भ्रम फैलाती है, उसी का ये पार्ट है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला, जहां उन्होंने कहा कि बैठक में ऐसा समय हो रही है जब देश में लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों के अधिकार अभूतपूर्व संकट से गुजर रहे हैं। राहुल ने कहा कि मनरेगा सिर्फ योजना नहीं थी, मनरेगा राइट बेस्ड कॉन्सेप्ट भी था। It is just not a work program. It is a conceptual framework, development framework that, by the way, has been appreciated across the world. Kharge ji mentioned that he visited 16 countries, and every single country where he went appreciated the fact that our government had come out with an entirely new development rights-based concept. This has been destroyed single-handedly by the Prime Minister without asking his cabinet, without studying the matter. This is an attack on the states of India because they are simply taking away money that belongs to the state, decision-making power that belongs to the state. This is an attack on the infrastructure of those states because NREGA used to build infrastructure. And this is the decimation of Indian labor because Manrega used to guarantee a minimum floor below which Indian labor could not go. It was just not a work program. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू होने से ठीक पहले सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चा को तेज कर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीर को साझा किया और जिसमें पीएम मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के पैरों के पास बैठे हुए नजर आए। जहां आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने तस्वीर के साथ लिखा कि आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता नीचे बैठकर सीएम और पीएम बने। जहां यह संगठन की शक्ति है, तो वहीं इस पोस्ट ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दिग्विजय सिंह ने ये कहकर कांग्रेस के नेतृत्व को अप्रत्यक्ष रूप से नसीहत दे रहे हैं? क्या यह कांग्रेस के संगठन में जमीनी स्तर पर काम करने वाले कैडर की कमी का कटाक्ष है, या फिर यह सवाल है कि कांग्रेस के भीतर और बाहर तेजी से जो उठ रहे हैं? खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर उत्तर प्रदेश के महोबा से है, जहां पुलिस ने लगातार दूसरे दिन में मुठभेड़ के बाद एक और शातिर को दबोचा है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार वारिस उर्फ लुच्ची डॉन गोली लगने से घायल हो गया। तो वहीं बताया जा रहा है कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था और जहां मुठभेड़ के दौरान पुलिस की टीम को देखते ही बदमाश ने फायर शुरू कर दिया और जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। आपको बताते चले कि पुलिस की सटीक निशानेबाजी की वजह से वह घायल हो गया और जहां मौके पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं जानकारी देते चले कि पैर में गोली लगने के बावजूद बदमाश के चेहरे पर हंसी थी।
कोतवाली महोबा नगर व एसओजी महोबा की पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दिनांक 30/11/2025 को कोतवाली नगर क्षेत्र में मोहल्ला शक्ति नगर के अंतर्गत दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना, जिसमें नकदी व सोने चांदी की जेवरात चोरी किए गए थे, जो कि सीसीटीवी फुटेज भी जिस घटना की पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर अभियुक्त गणों की शिनाख्त कर उनका पीछा, उनको पकड़ने का प्रयास लगातार पुलिस द्वारा किया जा रहा था। मैं वांछित अभियुक्त वारिस उर्फ लुच्ची, जो कि शातिर अपराधी है, जिस पर दर्जनों अभियोग गुंडा, गैंगस्टर, नकबजनी व चोरी के पूर्व से पंजीकृत है, जिसका एक गैंग भी जनपद में रजिस्टर्ड है, तथा इसकी गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया हुआ था, जिसको कल रात्रि में एसओजी व कोतवाली पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए साहसिक मुठभेड़ के उपरांत स्टेशन रोड यशोदा नगर से एक महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद की जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता को हासिल किया है। आपको बता दें कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 पर अलीगढ़ निवासी सलीम और दिल्ली के निवासी साहिल को गिरफ्तार किया गया है। और जहां सलीम ट्रेनों में चढ़कर यात्रियों के मोबाइल और लैपटॉप को चोरी करता था, तो वहीं माल साहिल को देता था, जो कि इसे बेचकर मुनाफा कमाता था। आपको जानकारी देते चलें कि पुलिस ने आरोपी के पास से 4 लैपटॉप, 10 मोबाइल फोन और एक सोने की चैन के साथ साथ 8,000 रुपये नकद भी बरामद किया है। जांच में पता चला है कि दोनों के खिलाफ पहले से ही 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। और जहां सलीम जून में जेल से छूटने के बाद फिर से चोरी कर रहा था, तो वहीं पुलिस आरोपी की तलाश जो है इन दोनों की लगातार कर रही थी, और जिसमें कि आपको बता दें कि पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई भी जारी है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 से 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त होकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। दोनों अभियुक्तों से माल की बरामदी हुई है, लैपटॉप, सोने की चैन और मोबाइल फोन, जिनकी कीमत जो है 9.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इनको गिरफ्तार किया गया है। जीआरपी के अधिकारी, पुलिस अधिकारी ने बताया है कि ये जो व्यक्ति है, इन दोनों व्यक्तियों की जो पहचान हुई है सलीम और साहिल के रूप में हुई है। सलीम, जो कि अलीगढ़ का रहने वाला है, गजरौला में किराए पर रहा करता था। ये गजरौला से चढ़कर गाजियाबाद तक ट्रेनों में चार्जिंग के बहाने यात्रियों का सामान जो है लूट चोरी किया करता था, जिनकी गिरफ्तारी की गई है। ये साहिल जो है सामान को चोरी कर साहिल को बेच दिया करता था, जिससे ये मुनाफा कमाया करता था। सलीम के बारे में बताया जा रहा है कि इसका पूर्व आपराधिक इतिहास है और ये माह जून में जो है छूट कर जेल से आया है, जिस पर डकैती वगैरह का जैसे कई गंभीर अपराधों की बात कही जा रही है। निसंदेह पुलिस को लगता है कि इनके पकड़े जाने से चोरी की वारदातों में कमी आएगी। एक इनका साथी फरार बताया जा रहा है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। मैं इंद्रेश शर्मा, इंडिया वॉइस न्यूज, गाजियाबाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजनीति अब केवल पोस्टर, भाषण और रैलियों तक ही सीमित नहीं रह गई है। भले ही 2027 के विधानसभा चुनाव अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक दलों की तैयारियों ने संकेत दे दिया है कि अगली सियासी लड़ाई मैदान के साथ साथ मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ी जाएगी, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से तैयार वीडियो और कंटेंट ने राज्य की राजनीति में नई बहस को छेड़ दिया है, जो कि लोकतंत्र, नैतिकता और कानून तीनों के लिए एक चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। और हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से जुड़े एआई जनरेटर वीडियो सामने आने के बाद यह मुद्दा और भी गंभीर हो गया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड का चुनाव अब डिजिटल वार या फिर साइबर स्ट्राइक की ओर बढ़ रहा है? उत्तराखंड में इन दिनों 2 मोर्चे पर राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा रही है, एक धरातल पर और दूसरी सोशल मीडिया पर। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को लेकर सामने आए एआई से बने वीडियो ने इस बहस को और तेज कर दिया है। आरोप है कि इस वीडियो के जरिए उनकी छवि को जानबूझकर एक खास धार्मिक और कट्टर पहचान में ढालने की कोशिश की गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, वैसे वैसे एआई आधारित कंटेंट, डीप फेक वीडियो और डिजिटल नैरेटिव चुनावी हथियार बनते जाएंगे।
वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा का कहना है कि एआई के जरिए किसी नेता की छवि गढ़ना या बिगाड़ना अब बहुत आसान हो गया है। पहाड़ी राज्य होने के नाते उत्तराखंड के लोग सहज हैं, तकनीकी तौर पर उतने जागरूक नहीं। ऐसे में फेक वीडियो अगर बार बार परोसे गए तो उसका नकारात्मक असर चुनाव परिणामों पर भी पड़ सकता है। राजनीति में सच से ज्यादा असर नेगेटिव परसेप्शन का होता है। देखिए 2027 अब ज्यादा दूर नहीं है और उत्तराखंड में जिस तरह के चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, उसको देख करके लगता है कि राजनीतिक दल कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। 10 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस सत्ता में पहुंचने के लिए ललायित है, वो तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो उपयोग अब उत्तराखंड की राजनीति में होने लगा है, उससे बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव अब आने वाले समय में उभर करके आएंगे। क्योंकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो बने हुए वीडियो हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, आप उनको कहीं से भी ये नहीं कह सकते हैं कि ये नकली हैं या फेक हैं। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एआई के दुरुपयोग को लोकतंत्र के लिए खतरा बताता रहा है। वैश्विक सम्मेलनों में नैतिक एआई, जिम्मेदार टेक्नोलॉजी और डीप फेक के खिलाफ कड़े नियमों की वकालत की जाती है, लेकिन उत्तराखंड की सियासत में तस्वीर कुछ और ही दिख रही है। बीजेपी का कहना है कि सोशल मीडिया और एआई आज के समय का मजबूत माध्यम है। बीजेपी इसका इस्तेमाल अपनी योजनाओं और बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए करती है, लेकिन चुनाव धरातल पर लड़े जाते हैं। लोग विकास और काम देखकर वोट करते हैं। जबकि कांग्रेस का आरोप है कि सत्ता में बैठी बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एआई का सहारा ले रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी एआई के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश करेगी, लेकिन कांग्रेस जनता को सच्चाई बताएगी। बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया का, क्योंकि इस समय बहुत आगे हमारी टेक्नोलॉजी निकल चुकी है और चुनाव सोशल मीडिया पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं। और जो सोशल मीडिया के ऊपर जब हम चीजें डालने का काम करते हैं अपने फेसबुक के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से, हम इन चीजों को जब डालते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के ऊपर हमारी बातों का असर पड़ता है। पर चुनाव इससे अलग है। चुनाव में हम लोगों के बीच में जाते हैं, चुनाव का एक कार्य करने की अपनी एक अलग सीमा है और लोगों तक पहुंचते हैं। हम एआई और या सोशल मीडिया केवल हमारी उन योजनाओं को या हमारी बातों को या हमारे द्वारा कही गई जो सामाजिक और राजनीतिक तौर पर कहे हुए हमारे जो शब्द हैं वो लोगों तक कितनी जल्दी पहुंचते हैं, ये एक अलग हमारा तारतम्य है। और टेक्नोलॉजी जो है बहुत आगे निकल चुकी है, हर एक के हाथ में मोबाइल होता है। पर चुनाव बहुत अलग होता है। चुनाव हमारी लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, लोगों की विचारधारा से अपनी विचारधारा को जोड़ने का काम करते हैं। देखिए, जो तकनीक होती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर आज की तारीख में एआई बहुत महत्वपूर्ण है। अब एआई से बहुत कुछ किया जा सकता है सकारात्मक रूप से, मगर अगर उसका नकारात्मक पहलू इस्तेमाल होता है तो वो दुखदाई होगा। क्योंकि जो धरातल पे मुद्दे हैं उन मुद्दों पे हावी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है वो अवश्य एआई का इस्तेमाल करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेगी। लेकिन जिस व्यक्ति के पेट में खाना नहीं, जिसके बच्चे के पास नौकरी नहीं, जहां कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रखी है, जहां महिलाओं को सुरक्षा नहीं, वो वाले सवाल भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। एआई की सियासी लड़ाई को देखते हुए अब साइबर पुलिस भी अलर्ट मोड में है। फेक वीडियो और डीप फेक कंटेंट पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। एएसपी साइबर पुलिस कुश मिश्रा का कहना है कि एआई से बने फर्जी वीडियो को रोकना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सामने आने के बाद बीएनएस की धारा 353 और 336 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कंटेंट की पहचान करने और उसे हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। टेक्नोलॉजी हैज ऑलवेज बीन अ डबल एज स्वॉर्ड, दो धारी तलवार। एक तरफ फायदा भी देती है, एक तरफ नुकसान भी देती है। तो डीप फेक को रोक पाना, इट्स एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, ये एक तरह से बहुत ही मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर आपका कोई डीप फेक बनाता है या किसी को पब्लिकली डिफेम करता है तो उसके लिए बाकायदा जो नए कानून बनाए हैं, बीएनएस में सेक्शंस हैं 353, 336, 356 डेफेमेशन का। फ्रोजरी में अगर आप किसी की फोटो मॉर्फ करते हैं या इम्पर्सोनेट करते हैं तो ये सेक्शंस लगाते हैं। और आईटी एक्ट में भी 2018 में अमेंडमेंट हुआ है, ट्रेसेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट आया है। अगर डीप फेक किसी ने बनाया है तो हम उसको ट्रेस करते हैं, हम सहयोग पोर्टल के माध्यम से उस वीडियो को डाउन करवाते हैं।
कुल मिलाकर उत्तराखंड की सियासत अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। 2027 का विधानसभा चुनाव सिर्फ विकास बनाम विपक्ष नहीं होगा, बल्कि सच बनाम फेक, नैरेटिव बनाम रियलिटी की भी लड़ाई होगी। भले ही उत्तराखंड में चुनावी बिगुल अभी न बजा हो, लेकिन एआई ने सियासी शंखनाद कर दिया है। 2027 का रण अब मैदान के साथ साथ मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ा जाएगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि तकनीक लोकतंत्र को मजबूत करती है या राजनीति इसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है। देहरादून से कैमरामैन हर्ष उनियाल के साथ संवाददाता अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की और। खबर सिद्धार्थनगर जिले से है, जहां एक पारिवारिक मामला सामने आया है। बताते चलें कि जहां सऊदी अरब में रोजगार के लिए गए हुए एक व्यक्ति की पत्नी अपने कथित प्रेमी के साथ फरार हो गई। जी हां, आपको बताते चले कि महिला अपने साथ 2 छोटे बच्चों को ले गई और जबकि 14 वर्षीय बड़े बेटे को गांव में छोड़ दिया गया है। और जहां यह मामला सदर थाना क्षेत्र के ग्राम खलवा ग्राम पंचायत पटनी जंगल का बताया जा रहा है। और जहां पीड़ित अमरीश पाल की शादी वर्ष 2011 में जया से हुई थी। जहां आपको बता दें कि शादी के बाद उनके 3 बच्चे हुए और जहां परिवार के बेहतर भविष्य के लिए अमरीश पाल रोजगार की तलाश में सऊदी अरब चले गए थे। और जहां परिजनों के अनुसार अमरीश विदेश में रहकर मेहनत कर परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। तो इसी दौरान आपको बता दें कि एक दिन उनके बड़े बेटे ने फोन पर बताया कि मां छोटे भाई बहन को लेकर बिना बताए घर से चली गई है। जहां सूचना मिलते ही अमरीश भारत लौट आया और जहां पत्नी व बच्चों की तलाश की गई, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी। और जहां आपको बता दें कि अमरीश ने सदर थाने में लिखित शिकायत दी है और जब छोटे बच्चे की सुरक्षा को लेकर अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हापुड़ से है, जहां जनपद में पूर्वी फौजी की फायरिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आपको बताते चले कि बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के श्यामपुर जट गांव में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर पूर्व सैनिक कर्मवीर को गोली मार दी। और इस घटना में जो कर्मवीर है वो गंभीर रूप से घायल हो गए और जिन्हें आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां उनके हालात बेहद ही नाजुक बताए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बदमाशों ने अचानक से हमला करते हुए 3 राउंड की फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। जल चढ़ाने के लिए वहाँ से ऐसे बाहर निकले तो 3-4 लोग थे वहाँ पे। उन्होंने फायर करी पापा के ऊपर, 3 गोली चलाई। पापा ने मुझे आगे यहाँ पे पापा आके लेट गए। पापा ने मुझे उनका नाम भी बताया। एक का नाम अशोक है और उसके 2 भाई हैं और प्रधानपति है। उनको पापा ने देखा भी था। अब खबर बुलंदशहर से है, जहां घने कोहरे की वजह से NH 34 पर 4 वाहन आपस में टकरा गए और इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि आपको बता दें कि कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो वहीं 2 अन्य घायलों को भी पुलिस ने तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया और इस दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन हटवाकर यातायात को दोबारा से शुरू करवाया। अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां कुंडा विधायक राजा भैया ने बेड़े में बेशकीमती मारवाड़ी घोड़ा जिसका नाम विजय राज शामिल हुआ है। आपको बताते चलें कि जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के मित्र के द्वारा भेंट किए गए इस घोड़े की अनुमानित कीमत लगभग 1.5 करोड़ है। और जहां राजा जी के स्वागत के साथ कुंडा पहुंचे और इस घोड़े का बाकायदा पासपोर्ट और DNA रिकॉर्ड भी है। अब खबर बलरामपुर से है, जहां बच्चों के भविष्य की नींव रखी जानी थी, वहीं सरकार धन की खुली लूट चल रही है। जी हां, आपको बताते चले कि दरअसल बलरामपुर के जिले में मदरसा जामिया अरबिया अनवारुल उलूम के सामने यह मामला सिर्फ फर्जी नियुक्ति नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने वाला शिक्षा घोटाला है। ना आवेदन, ना क्लास, ना हाजिरी,
फिर भी तनख्वाह पूरी। जी हां, जांच में सामने आया है कि एक व्यक्ति को सहायक अध्यापक दिखाकर बिना किसी आवेदन और प्रक्रिया के नियुक्त पत्र दे दिया गया और जहां अप्रैल 2025 में कागजों पर ज्वाइनिंग दिखाई गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह व्यक्ति एक दिन भी मदरसे में पढ़ाने नहीं गया और इसके बावजूद उपस्थिति जो रजिस्टर है उसमें इसकी उपस्थिति चलती रही और जहां फर्जी हाजिरी जो है लगातार कायम रही। तो वहीं आपको बता दें कि सरकारी वेतन हर महीने खाते में जाता रहा और जहां कागज बोलते रहे झूठ और बच्चे देखते रहे रास्ता। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर कौशिककला से है, जहां बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और 7 बार के सांसद पंकज चौधरी का उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश पर भव्य स्वागत किया गया और जहां कोटवन बॉर्डर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने फूलमाला, दुपट्टा और साफा के साथ साथ स्मृति चिन्ह देकर भेंट किया। जहां आपको बता दें कि चोमुहा अजहई में GLA यूनिवर्सिटी के पास कुलाधिपति ने नारायण दास अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया है और जहां कार्यक्रम में कई विधायक, मंत्री और बीजेपी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।